जरा सोचिए, एक ऐसी रहस्यमयी और चमकती हुई किताब के बारे में जिसे छूने से लोग ऐसे कांप रहे हैं जैसे वो कोई नंगी बिजली की तार हो। हाँ, बिल्कुल एक झटके जैसा। है ना? मतलब ये किसी विज्ञान कथा या हॉरर कहानी का दृश्य नहीं लग रहा। ये असल में सदियों के उस गहरे सामाजिक डर का प्रतीक है जहां ज्ञान को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा गया है। सही कहा। और ज्ञान से बड़ा डर सत्ता को और किसी चीज से नहीं होता। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उन लेखों, नोट्स और शोध सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो जादुई यथार्थवाद या कहें तो मैजिकल रियलिज्म से बुनी गई एक बेहद प्रभावशाली कहानी पर आधारित है। और ये सामग्री बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि में शिक्षा और साहस के माध्यम से गहरी सामाजिक खाइयों को पाटने का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया गया है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सामाजिक बदलाव अदालतों या संसदों से आते हैं, लेकिन आज जिन स्रोतों को हम खंगाल रहे हैं वे ये साबित करते हैं कि असली बदलाव हमेशा मानव मनोविज्ञान और समाज के भीतर चलने वाली उथल-पुथल से शुरू होता है। एकदम सही। और इसीलिए मुझे ये स्रोत सामग्री इतनी आकर्षक लगी। और यही बात इस सामग्री को इतना महत्वपूर्ण भी बनाती है। मतलब अक्सर जब हम सामाजिक असमानता या भेदभाव जैसे गंभीर विषयों पर बात करते हैं तो लोग थोड़े रक्षात्मक हो जाते हैं। हाँ, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो जादुई यथार्थवाद है ना, ये एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। ये लोगों के पूर्वाग्रहों और संज्ञानात्मक रक्षा तंत्रों यानी जो हमारे कॉग्निटिव डिफेंसेस होते हैं उनको दरकिनार कर देता है। अच्छा, मतलब जादू के बहाने असल बात कह दी जाती है। बिल्कुल। जब एक कहानी में जादुई तत्व शामिल होते हैं तो विश्लेषण करने वाले का ध्यान उस जादू पर जाता है और उसी दौरान कहानी एक बहुत ही ठोस और कड़वी सच्चाई को सामने रख देती है। वाकई ये एक बहुत ही चतुर तरीका है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत उसी कहानी के उस दृश्य से करते हैं जो इस पूरी चर्चा का आधार है। हाँ, वो शुरुआती दृश्य बहुत ही दमदार है ना? अगर हम एक ऐसे छोटे से गांव के परिदृश्य की कल्पना करें जहां जाति और भेदभाव की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत है कि इंसानियत पूरी तरह खो चुकी है, सब कुछ उसी पुरानी दम घोटू व्यवस्था के तहत चल रहा है। कोई उम्मीद नहीं दिख रही वहाँ। हाँ, और फिर एक रात एक भयंकर आंधी आती है। इस आंधी के बीच आसमान से एक रहस्यमयी नीली रोशनी नीचे उतरती है और गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर ठहर जाती है। एक बहुत ही जादुई और नाटकीय पल। बिल्कुल। अब बरगद का पेड़ पुरानी परंपराओं और गहरी जड़ों का प्रतीक है, ये बात तो स्पष्ट लगती है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या इस आंधी और रोशनी के रूपकों के पीछे कोई और गहरा समाजशास्त्रीय अर्थ भी है? बिल्कुल है। अगर समाजशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो ये आंधी किसी विघटनकारी घटना या डिसरप्टिव इवेंट का प्रतीक है। विघटनकारी घटना मतलब जो सब कुछ उलट पुलट दे। हाँ, बिल्कुल। जब कोई समाज अपनी सड़ी गली मान्यताओं और यथास्थिति यानी स्टेटस को में पूरी तरह जम जाता है ना, तो उसे हिलाने के लिए एक बहुत बड़े वैचारिक या प्राकृतिक झटके की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो खुद तो बदलेंगे नहीं। सही बात है। बदलाव कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों द्वारा नहीं लाया जाता जो सत्ता में बैठे हैं। उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नई नीली रोशनी का उतरना सदियों के अंधकार में ज्ञान के लोकतांत्रिकरण का सीधा संकेत है। ज्ञान का लोकतांत्रिकरण मतलब अब ज्ञान सबके लिए है। बिल्कुल। ये बताता है कि ज्ञान अब किसी एक वर्ग की बपौती नहीं रहा, वो आसमान से उतरा है सबके लिए। लेकिन यहाँ एक अजीब विरोधाभास सामने आता है जो मुझे थोड़ा उलझन में डालता है। अच्छा, वो क्या? स्रोत सामग्री बताती है कि जब अगली सुबह गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वो रोशनी एक चमकती हुई किताब के रूप में मिलती है। उस किताब के कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश। हाँ, ये एक बहुत ही अहम मोड़ है कहानी का। अब तर्क तो ये कहता है कि जो लोग सदियों से शोषित हैं उन्हें इस ज्ञान को देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे उस किताब को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। हाँ, कोई पास नहीं जाता। बिल्कुल। किसी की भी उस किताब को छूने की हिम्मत नहीं होती। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई चीज़ उन्हें उस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकती है तो वे उससे इतना खौफ क्यों खा रहे हैं? इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इसे हम यथास्थिति पूर्वाग्रह या स्टेटस को बायस कह सकते हैं। स्टेटस को बायस। हाँ,
मतलब जब कोई समुदाय पीढ़ियों से एक खास तरह के दमनकारी ढांचे में रहने का आदी हो जाता है ना, तो वो उसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था में भी एक प्रकार की सुरक्षा खोजने लगता है। क्योंकि वो जानी पहचानी है, चाहे कितनी भी बुरी हो। एकदम सही। कोई भी नया विचार जो उस ढांचे को चुनौती दे सकता हो, वो सबसे पहले डर पैदा करता है। गांव वालों का ये डर असल में अपनी उस जानी पहचानी दुनिया और उसकी निश्चितता को खोने का डर है। अच्छा, तो वो आज़ादी से डर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया है कि ज्ञान पर उनका अधिकार नहीं है और इस नियम को तोड़ना विनाशकारी हो सकता है। मैं इस तर्क को समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये पूरी तरह से हर व्यक्ति पर लागू होता है? क्योंकि इसी डरी हुई भीड़ में से एक कदम आगे बढ़ता है। हाँ, मोहन का कदम। बिल्कुल, वो मोहन है। वो गांव का सबसे करीब, सबसे छोटा और हमेशा पैरों तले रौंदा जाने वाला लड़का है। ये बात थोड़ी नाटकीय और शायद कुछ ज्यादा ही आदर्शीकृत नहीं लगती? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब अगर व्यवस्था का डर इतना ही हावी है, तो मोहन उस अनजान किताब को उठाने की हिम्मत कैसे जुटा लेता है? क्या ये सिर्फ कहानी में एक नायक पैदा करने की कोशिश नहीं है? इसे सिर्फ एक साहित्यिक उपकरण मानना इस दृश्य की गहराई को कम करना होगा। वास्तव में ये ऐतिहासिक और सामाजिक आंदोलनों का एक स्थापित पैटर्न है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम सामाजिक पदानुक्रम यानी जो सोशल हायरार्की है, उसका विश्लेषण करें, तो समाज के जो लोग उस पदानुक्रम के बीच में होते हैं ना, वे अपनी मामूली सी स्थिति को बचाने के लिए सबसे ज्यादा डरे रहते हैं। क्योंकि उनके पास खोने के लिए थोड़ा बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, लेकिन जो मोहन जैसे लोग सबसे निचले पायदान पर होते हैं, उनके पास खोने के लिए कोई सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल नहीं होती। मोहन पूरी तरह से हाशिए पर है। तो उसके लिए तो कोई जोखिम ही नहीं है। सही कहा। उसके लिए वो किताब एक खतरा नहीं है, बल्कि वो उस दमघोटू व्यवस्था से बाहर निकलने का एकमात्र तार्किक विकल्प है। उसकी ज्ञान की भूख उस सामाजिक डर से कहीं बड़ी है, क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कोई झूठा रुतबा नहीं है। अरे वाह! यानी मोहन के लिए जोखिम और इनाम का समीकरण गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक विश्लेषण है। हाँ, और यही उसे वो कदम उठाने की प्रेरणा देता है। तो अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी सामग्री का सबसे प्रमुख जादुई प्रकटीकरण है। मोहन जब उस किताब को खोलता है तो एक तेज प्रकाश फैलता है। वो जादुई रोशनी। हाँ, और उसमें से नीले सूट में एक बेहद गंभीर लेकिन दयालु चेहरे वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आकृति उभर कर सामने आती है। ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। मोहन डरा हुआ है और पूछता है कि क्या वो अपनी किस्मत बदल सकता है, और अंबेडकर जी मुस्कुराकर जो पहला शब्द कहते हैं वो है डर मत। बहुत ही शक्तिशाली शब्द। इस संवाद को स्रोत सामग्री में बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या महज डर मत कह देने से सदियों का मानसिक बोझ उतर जाता है? क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान है? ये प्रक्रिया आसान बिल्कुल नहीं है, और यही कारण है कि ये आदेश इतना महत्वपूर्ण है। डर मत केवल एक साधारण सांत्वना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक संज्ञानात्मक पुनर्गठन या कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत है। सदियों से मोहन जैसे बच्चों को एक सीखा गया बेबसी या कहें तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार बनाया गया है, जहां वे ये मान लेते हैं कि वे जन्म से ही कमजोर है ना? बिल्कुल। जब डॉक्टर अंबेडकर जैसी एक प्रभावशाली आकृति उसे ये स्पष्ट निर्देश देती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, तो वो उस मानसिक बीड़ी पर पहला प्रहार होता है। शारीरिक बीड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत ये मानसिक बीड़ियां होती हैं। हाँ, मन का डर सबसे बड़ा होता है। सही कहा। जब तक व्यक्ति के भीतर का ये सामाजिक डर खत्म नहीं होता, तब तक उसे कितनी भी किताबें दे दी जाएं, वो उन्हें पढ़ तो लेगा, लेकिन उनका उपयोग कभी अपने सशक्तिकरण के लिए नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। मानसिक आज़ादी के बिना शिक्षा का कोई मोल नहीं है। इसके बाद अंबेडकर जी मोहन की किस्मत बदलने वाले सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट जवाब देते हैं। हाँ, वो जो पहचान के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और ज्ञान से होती है, जन्म से नहीं। ये एक ही वाक्य उस गांव के पूरे जन्म आधारित सामाजिक ढांचे को सिरे से खारिज कर देता है, एकदम जड़ से उखाड़ देता है। और फिर वो 3 जादुई शब्द या कहें तो मूल मंत्र देते हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
लेकिन इन मंत्रों के क्रम को लेकर मेरे मन में एक आपत्ति है। कैसी आपत्ति? मतलब क्या ये जरूरी है कि ये क्रम हमेशा ऐसा ही हो? कई बार इतिहास में ऐसा भी तो हुआ है कि जब अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने पहले संघर्ष किया, विद्रोह किया और बाद में अपने अधिकारों के बारे में सीखा। ये तो है। तो क्या शिक्षा को ही सबसे पहले रखना हमेशा व्यावहारिक है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीधा संघर्ष या विद्रोह हुआ है, लेकिन स्रोत सामग्री इस विशिष्ट क्रम पर जोर इसलिए देती है क्योंकि बिना शिक्षा और ज्ञान के शुरू किया गया संघर्ष अक्सर दिशाहीन होता है। अच्छा, दिशाहीन कैसे? मतलब वो एक अराजकता या तात्कालिक गुस्से का विस्फोट बनकर रह जाता है, जिसे सत्ता बहुत आसानी से कुचल सकती है। सबसे पहले शिक्षा की जरूरत इसलिए है ताकि समस्या की सही पहचान हो सके। मतलब समझ आए कि लड़ाई किससे है। बिल्कुल, शिक्षा से दृष्टि मिलती है। ये समझ आता है कि अन्याय व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवस्थागत है, एक पूरा सिस्टम है इसके पीछे। ये बात तो तर्कसंगत लगती है कि बिना वैचारिक स्पष्टता के संघर्ष महज एक शोर बन सकता है। लेकिन फिर संगठित रहो का नंबर दूसरा क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो अपने इस दर्द में अकेला नहीं है। अच्छा, उसे अपने जैसे और लोग दिखने लगते हैं। हाँ, शिक्षा एक समान विचारधारा वाले लोगों को पहचानने में मदद करती है, और जब शिक्षित लोग एक साथ आते हैं तो उनका एक संगठन बनता है। ये संगठन उन्हें वो सामूहिक शक्ति देता है जो किसी भी पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जरूरी है। यानी पहले समझो फिर साथ आओ। एकदम सही। और जब सही ज्ञान और सामूहिक ताकत दोनों मिल जाते हैं, तब जाकर जो संघर्ष होता है वो अर्थपूर्ण होता है और स्थायी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ये कोई यादृच्छिक या रैंडम क्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर ये रणनीति वाकई अचूक नजर आती है। विचार जब स्पष्ट हों और सामूहिक हों तो उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और यही प्रभाव हमें कहानी में आगे देखने को मिलता है। बिल्कुल, और ये कहानी के अगले और मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में आता है। देखिए, आदर्शों को सुनना और उन पर चर्चा करना तो आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब उन विचारों को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाता है, जहां पूरी दुनिया उस ज्ञान को कुचलने के लिए तैयार बैठी होती है। हाँ, मोहन जब हर रोज पढ़ाई करना शुरू करता है तो लोग उसे ताने मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहानी के अनुसार मोहन पर अब इन चीजों का कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने चारों ओर एक अभेद्य मनोवैज्ञानिक कवच पहन लिया हो। ये मनोवैज्ञानिक कवच असल में आंतरिक नियंत्रण बिंदु या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के विकसित होने का प्रतीक है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। पहले मोहन अपनी पहचान उस नजरिए से देखता था जो गांव वालों ने उसके लिए तय की थी, लेकिन शिक्षा ने उसे एक नई आंतरिक कहानी दी है। अच्छा, उसके खुद की कहानी। हाँ, जब व्यक्ति को अपनी वास्तविक कीमत और अपनी क्षमता का एहसास हो जाता है तो समाज के ताने और बाहर की नकारात्मक आवाजें महज एक बैकग्राउंड नॉइज या पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाती हैं। मोहन को अब पता है कि वो नहीं है जो ये दमनकारी व्यवस्था उसे बताती आई है, जन्म देता है। स्रोत सामग्री में एक दृश्य है जहां गांव का जमींदार गुस्से में मोहन के सामने आता है। हाँ, जमींदार जो सत्ता और अहंकार का जीता जागता रूप है। बिल्कुल, वो मोहन से कहता है तू अपनी औकात में रहे। इस एक वाक्य में जो कड़वाहट है ना, वो स्पष्ट महसूस होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक लड़के के पढ़ाई करने पर होने वाला सामान्य गुस्सा नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी असुरक्षा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस संवाद में औकात शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया गया है। वो कैसे? इस पूरी व्यवस्था में औकात का अर्थ किसी व्यक्ति की क्षमता या उसकी मेहनत से नहीं है, बल्कि उसके जन्म से है। समाज शास्त्र में जमींदार का ये गुस्सा सूचना के एकाधिकार या मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन के टूटने का डर है। मतलब उसका ज्ञान पर जो कब्जा था वो खिसक रहा है। बिल्कुल। जमींदार इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसने ज्ञान और संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है और बाकी लोगों को अज्ञानता में रखा है। अगर मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी औकात यानी जन्म आधारित सीमा को पार कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी, जो जमींदार को ताकतवर बनाती है ना? सही कहा। ये गुस्सा एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस नई व्यवस्था की आहत पर है। ये विश्लेषण बहुत ही सटीक है, लेकिन मोहन इसके बाद जो जवाब देता है वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। उसने क्या जवाब दिया था?
वो जमींदार की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मेरी औकात मेरी मेहनत तय करेगी, न कि आपकी सोच। ये जवाब पूरे गांव को सन्न कर देता है। बहुत ही प्रेरणादायक लाइन है ये। प्रेरणादायक तो है, लेकिन क्या वास्तविक दुनिया में इस तरह का टकराव इतना सीधा और सरल होता है? मतलब क्या वास्तविकता में एक हाशिए पर खड़े लड़के को जमींदार के सामने इस तरह बोलने के गंभीर और शायद हिंसक परिणाम नहीं भुगतने पड़ते? ये एक बहुत ही वैध आलोचना है ना? क्या ये कहानी यहाँ आकर जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर नहीं हो जाती? अक्सर प्रतीकात्मक साहित्य में इस बात पर बहस होती है। वास्तविक दुनिया में सत्ता को इस तरह चुनौती देने के परिणाम निश्चित रूप से जटिल और अक्सर हिंसक होते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये कहानी एक वैचारिक जीत का दस्तावेज है। वैचारिक जीत मतलब विचारों की लड़ाई। हाँ। मोहन का ये जवाब किसी से हाथापाई या शारीरिक लड़ाई नहीं है। ये शोषक की भाषा और उसके बनाए गए पैमानों को खारिज करना है। उसने उनके रूल्स मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। जब एक शोषित व्यक्ति ये तय कर लेता है कि वो अब सत्ताधारी के बनाए गए औकात के नियमों को नहीं मानेगा, तो सत्ता का वैचारिक ढांचा वहीं कमजोर हो जाता है। मोहन ये स्थापित कर रहा है कि अब सत्ता जमीन या जाति की नहीं, बल्कि विचारों और मेहनत की होगी। ये संवाद एक मनोवैज्ञानिक बदलाव का चरमोत्कर्ष है, ऐसा कह सकते हैं। एकदम सही। ये भौतिक से ज्यादा एक वैचारिक विद्रोह है। यह दृष्टिकोण इस दृश्य को और भी अर्थपूर्ण बनाता है, और स्रोत सामग्री भी यही दिखाती है कि कैसे ये एक व्यक्तिगत संघर्ष पूरे समाज के लिए एक सामूहिक क्रांति का रूप ले लेता है। हाँ, बदलाव धीरे धीरे फैलने लगता है। बिल्कुल। मोहन के इस कदम को देखकर गांव के अन्य बच्चे भी पढ़ने लगते हैं। वो अभेद्य लगने वाली भेदभाव की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगती हैं। जो रोशनी मोहन ने देखी थी, वो अब सब देख रहे हैं। सही कहा। ये सब एक किताब और एक नीली रोशनी से शुरू हुआ था, जो अब जमीन पर एक सामाजिक वास्तविकता बन चुका है। लेकिन यहाँ आकर कहानी का अंत होता है, और ये अंत मुझे सच में बहुत अचंभित करता है। अच्छा, ऐसा क्या है उस अंत में जो इतना अचंभित करने वाला है? कहानी बताती है कि उस रात फिर से आसमान से वही नीली रोशनी उतरती है। अंबेडकर जी की आवाज गूंजती है कि मोहन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए रास्ता बनाया है। ये तो एक बहुत ही सुखद अंत लग रहा है। हाँ, लेकिन जब अगली सुबह गांव के लोग उठते हैं, तो वो जादुई किताब वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। ये बहुत अजीब है। आपको अजीब क्यों लगा? मतलब अगर कोई ऐसी चमत्कारिक चीज मिले जिसने पूरे समाज की दिशा बदल दी हो, तो उसे संभाल कर रखना चाहिए था। लोग उसे एक धरोहर के रूप में देख सकते थे। उसका अचानक से ऐसे गायब हो जाना, क्या ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? सतह पर देखने से ये एक नुकसान लग सकता है, लेकिन दार्शनिक रूप से ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और गहरा संदेश है। वो कैसे? एक पल के लिए आइए इस बात पर विचार कीजिए कि अगर वो किताब वहां रह जाती तो मानव स्वभाव क्या करता। मानव स्वभाव को देखते हुए शायद लोग उस किताब के लिए एक भव्य मंदिर या स्मारक बना देते, उसकी रोज पूजा होने लगती। बिल्कुल सही। और जब ऐसा होता है तो विचारों का संस्थानीकरण या कहें तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है। अच्छा, मतलब वो बस एक पूजने वाली चीज बन जाती? हाँ, वो किताब एक निर्जीव वस्तु बन जाती। लोग उस पर फूल चढ़ाते, उसे पवित्र मानकर शीशे के बक्से में रख देते, लेकिन उसे पढ़ना और उसके विचारों को अपने जीवन में उतारना छोड़ देते। ओहो, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। किताब का गायब होना यह दर्शाता है कि अब उन विचारों को किसी भौतिक माध्यम या कागज के पन्नों की आवश्यकता नहीं है। मतलब विचार अब लोगों के भीतर समा चुके हैं। हाँ, विचार अब आंतरिक हो चुके हैं। वे मोहन और गांव के अन्य बच्चों के आचरण, उनके रोजमर्रा के जीवन और समाज की नई नींव में ढल चुके हैं। यानी शिक्षा का काम पूरा हो गया। बिल्कुल। शिक्षा का असली उद्देश्य इंसान को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि उसे किसी किताब या चमत्कार का मोहताज बनाए रखना। जब विचार कर्म में बदल जाते हैं तो किसी भी भौतिक वस्तु की उपस्थिति पूरी तरह से महत्वहीन हो जाती है। अरे वाह! तो ये गायब होना नुकसान नहीं, बल्कि ज्ञान की सबसे बड़ी सफलता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। विचारों का स्थायीकरण पन्नों में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में होता है। सही बात है। अगर विचार केवल किताब में बंद है तो वे कमजोर हैं। जब वे जीवन बन जाएं तो उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, वही सच्ची आजादी है। तो चलिए इस बेहद रोचक और गहन चर्चा को अब समेटते हैं। हमने इस स्रोत सामग्री के माध्यम से ये समझा कि कैसे एक गांव
जो यथास्थिति और भेदभाव की खाइयों में इंसानियत खो चुका था, उसने शिक्षा और साहस को अपना हथियार बनाया। और कैसे मोहन की यात्रा ये स्थापित करती है कि एक विघटनकारी विचार कैसे मनोवैज्ञानिक बेड़ियों को तोड़ सकता है। हाँ, और सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि बिना मानसिक आजादी और स्पष्ट शिक्षा के कोई भी संघर्ष सफल नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल। इंसान की पहचान समाज की थोपी गई सोच या जन्म से नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्म से तय होती है। उस कहानी के गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो इस चर्चा को सुन रहा है। ज्ञान का सिर्फ उपलब्ध होना काफी नहीं है, जब तक उसे आचरण में न उतारा जाए। एग्जैक्टली। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से उपजा एक ऐसा विचार सामने आता है जो मौजूदा दौर में भी पूरी तरह प्रासंगिक है और जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वो विचार क्या है? इस कहानी में तो ये दिखाया गया कि किताब के गायब होने के बाद भी लोगों ने उसके संदेश को अपने जीवन और व्यवहार का हिस्सा बना लिया। लेकिन अगर आज के इस आधुनिक समाज में कोई ऐसी ही जादुई किताब या कोई ऐसा क्रांतिकारी विचार अचानक सामने आ जाए, तो क्या समाज वास्तव में उस विचार को अपने आचरण में उतारेगा? ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल है ना? क्या लोग अपने भीतर के गहरे डर और पूर्वाग्रहों से लड़ने का साहस दिखाएंगे, या फिर उस विचार को महज एक सुंदर से शीशे के बक्से में सजाकर रख दिया जाएगा, जहां उसकी पूजा तो बहुत होगी, उसे सम्मान भी बहुत मिलेगा, लेकिन उसके असली संदेश को समझना और जीना सब भूल जाएंगे? बहुत ही विचारोत्तेजक। ये एक ऐसा सवाल है जो ज्ञान के वास्तविक उपयोग पर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। ज्ञान केवल पूजने के लिए है या जीवन बदलने के लिए, ये तय करना अभी बाकी है। तो इस सवाल के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।